हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बॉटनी वनस्पति विज्ञान वन लाइनर्स हिंदी में और 10 मिनट जनरल साइंस। मतलब 10 मिनट में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम 10 मिनट में वो नॉलेज लेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। और ये आपको दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और एसएससी, सीएचएसएल और भी बहुत सारे एग्जाम में ये सपोर्ट करेगा। तो हम चलते हैं आगे। मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है तो वो थियोफ्रेस्टस है। इसके अलावा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थेलोफाइट को कहा जाता है। तो जो पादप जगत में सबसे बड़ा जो वर्ग निकल कर जो वर्ग है वो है थेलोफाइटा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, जबकि क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो वो है फाइकोलॉजी। और जो शैवालों का ही एक प्रकार है क्लोरेला शैवाल, वो रिसर्च के कार्यों में यूज किया जाता है। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फ्रेंड्स, आप ये जरूर याद रखें कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। इसके अलावा आप याद जरूर रखना कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवकों का जो अध्ययन होता है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं और कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। कवकों में जो कवक जो होते हैं, कवक में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। और विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड, आप ये जरूर याद रखें कि विषाणु, वायरस जिसको बोलते हैं, उसके अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। वी से विषाणु, वी से वायरस और वायरस से वायरोलॉजी। आप ये याद रख सकते हैं फ्रेंड। जंतु विषाणु के जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है, जबकि पादप विषाणु के केंद्र में सिर्फ आरएनए रहता है। याद रखें कि जंतु जो विषाणु होता है उसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है, जबकि पादप में सिर्फ आरएनए ही होता है। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने की थी। तो जीवाणु जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, तो जो बैक्टीरिया है उसकी सर्वप्रथम खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। आप जरूर याद रखें। कॉलरा एवं क्षय रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब जो टीबी जो हम बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो, और कॉलरा जो रोग है वो दोनों जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। 1890 में लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी और दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज भी लुई पाश्चर ने की थी। आप ध्यान रखना कि लुई पाश्चर नाम जरूर याद रखा, उन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी और साथ के साथ जो दूध का हम पाश्चुराइजेशन करते हैं उसकी खोज भी लुई पाश्चर ने की थी। पाश्चुराइजेशन में आपको बता देता हूं कि क्या होता है कि जब डेयरी वाले जो दूध लेते हैं तो उस दूध को सारे जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक एक टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाता है, तो वो पाश्चुराइजेशन कहलाता है। इसके अलावा जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो जो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, याद रखिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन से निर्माण होती है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि राइजोबियम दलहनी लेग्यूम, जिसको लेग्यूम भी बोलते हैं दलहनी को, तो पौधों की जड़ों में रहता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। याद रखें फ्रेंड, ये पौधों की जड़ों में होता है राइजोबियम दलहनी, जिसको लेग्यूम कहा जाता है। ये पौधों की जड़ों में होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। याद रखना आप जरूर फ्रेंड्स। ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा समूह के जो होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं फ्रेंड्स। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमिया पिग्मिया है। मतलब ये भी एक वर्ग है और इसका जो सबसे छोटा पौधा होता है वो जेमिया पिग्मिया होता है। फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। जो भी पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसको फ्लोएम उत्तक जो होता है वो भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक ले जाने का काम करता है। और जो जाइलम उत्तक होता है वो जो जल होता है उसको जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का, जल जानते हैं आप, मिट्टी में दिया जाता है तो वो जड़ें ऊपर जो पत्तियों तक पहुंचाता है उस जल को, वो जाइलम उत्तक होता है। तो एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। एथिलीन या एसिटिलीन गैस आप कह सकते हैं, जो फलों को पकाने में सहायक होती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी विज्ञान की वो शाखा है
है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। मतलब सभी जीव अपने वातावरण से एक संबंध रखते हैं, तो उसके जो अध्ययन होता है उसको पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है फ्रेंड्स। और पारिस्थितिकों को सर्वप्रथम एजी टांसले ने परिभाषित किया था। आप ये जरूर याद रखें कि पारिस्थितिकों को सर्वप्रथम एजी टांसले ने परिभाषित किया था। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि SO2 और NO2 जो होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्ल वर्षा करने में सहायक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को मृतक वायु भी कहा जाता है। आप जानते हो कि जब किसी बंद कमरे में अगर आप आग बुझा देते हो तो वहां पर डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो उसको एक प्रकार से मृतक वायु भी कहा जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। याद रखें फ्रेंड्स, जो फ्रूट्स होते हैं उनके स्टडी ऑफ फ्रूट्स, जिसको पोमोलॉजी कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीरोफाइट्स कहलाता है। मरुस्थलीय जो कि मरुस्थल में जो पैदा होते हैं सूखे कांटेदार, उन पौधों का जो अध्ययन होता है वो जीरोफाइट्स कहलाता है। जीरो जीरो मतलब जिनमें जीरो प्रोग्रेस है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं फ्रेंड, तो जीरोफाइट्स कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक सोयाबीन में होती है। जो आप जानते हैं कि आप प्रोटीन्स लेते हैं, दालों में भी प्रोटीन होता है और बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें। पत्तों की कोशिका में पर्णहरित रहता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। याद रखिए, जो पत्ते होते हैं उनकी कोशिका में पर्णहरित होता है, एक पर्णहरित लवक जिसको हम बोलते हैं। वो पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं भोजन बनाने के लिए। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूल पौधे का जो जनन अंग होता है और पुमंग फूल का नर जननांग होता है। आप याद रखें फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रूट्स फलों का अध्ययन, फ्रूट्स की स्टडी पोमोलॉजी कहलाती है, एंड फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाते हैं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप याद रखना पोमोलॉजी फ्रूट्स का अध्ययन है और फूलों का जो अध्ययन है, फ्लावर्स का जो अध्ययन है, वो एंथोलॉजी कहलाता है। फूल पौधे का जनन अंग होता है। याद रखें कि जो फूल होता है पौधे के अंदर वो एक जनन अंग है, और उसमें जो पुमंग होता है वो फूल का नर जननांग होता है। पुमंग जो होता है फूल के अंदर वो एक नर जननांग होता है। और जीन को आनुवंशिकी की एक इकाई कहा जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। चाय में थीन तथा कॉफी में कैफीन एल्कोलॉइड पाया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि चाय में जो नशा होता है वो थीन की वजह से और कॉफी में कैफीन एल्कोलॉइड की वजह से पाया जाता है। क्लोरोफिल में Mg मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। याद रखिए, जो क्लोरोफिल होता है जो पर्णहरित के प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है क्लोरोफिल, उसमें जो धातु होती है वो मैग्नीशियम धातु होती है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखें। हरा प्रोटोजो को पेरामीशियम के नाम से जाना जाता है। हम बहुत से जो होते हैं कि हरा प्रोटोजोआ क्या होता है, जो पेरामीशियम होते हैं एकोशिकीय जीव, उनमें उनको एक प्रकार से पेरामीशियम भी कहा जाता है और हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित होता है। याद रखें, जो हमारा सेब होता है, एप्पल जिसको हम बोलते हैं, उससे संबंधित रोग होता है अग्नि निर्जा। याद रखना आप फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रो से मतलब आप याद सकते हो जो हाइड्रो वो जल से रिलेटेड होता है। H2O आप याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर हमारा जल बनता है। तो हाइड्रोफाइट, जो जल में पौधे उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है, जलीय पौधे। तने की वृद्धि दर सही रूप से नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेनोमीटर जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये तने की वृद्धि दर को मापता है, क्योंकि हमेशा पेड़ आपने देखा होगा कि तने से भी बढ़ता है, तो उसकी वृद्धि दर को नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर यूज किया जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है। तो कभी कभी आपने लाइकेन नाम सुना होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है। चावल एवं गेहूं दोनों सोलेनिसी कुल के पौधे हैं। मतलब आपको बता रहा हूं कि चावल और गेहूं दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, तो ये याद रखना कि चावल और जो गेहूं है वो दोनों एक ही कुल के पौधे हैं और वो कुल है सोलेनेसी। आप जरूर याद रखें, एग्जाम में फ्रेंड यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, तो जरूर आप इसे याद रखें। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ वन लाइनर्स, हम वापस लेके आएंगे, कंटिन्यू हम आपके लिए वन लाइनर्स लेकर आते रहेंगे, आपके लिए करंट टॉपिक लेकर आते रहेंगे, करंट अफेयर्स लेकर आते रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस। इसके साथ साथ हम आपको जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियो सब प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करेंगे, अगर हमको आप अप्रिशिएट करेंगे, तो हम और अच्छा काम करेंगे, हमारे काम में और सुधार लेकर आएंगे।
तो फ्रेंड्स, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएशन दीजिए, हमारी वीडियोस को देखिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सुधार करके आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको जिस भी जो हम टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो आप हमको बताइए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।